लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। टेलीग्राम पे आपने को ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, आप क्या कह रहे थे कि इनपुट लेना था, फॉर एग्जांपल पैलिंड्रोम। स्क्रीन विजिबल है? राइट। एक तरीका तो हमने देखा था लास्ट क्लास में, ताकि प्रिंट हो जाए वैल्यू फाइनल से लेके एंड तक, जिसमें वाइल लूप से था। आप लोग को एक तरीका बताया था ना यहाँ पे, जैसे प्रिंट करो, एक सेकेंड रुको, एस, सॉरी, ये पी, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, यस सर। ठीक है। देखिए, एक तो ये हो गया, एक हम लिख सकते हैं पी ऑफ ये, और एक है पी ऑफ S2 -1, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देते हैं। देखिए, दो वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़, एक तो पहला वैल्यू है, ये पूरा प्रिंट कर देगा, यानी इंडेक्स 0 से लेके ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, और जब यहाँ पे इंडेक्स कुछ भी नहीं लिखा हो, ये तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेन ऑफ पी होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा था, देखो, और यहाँ पे अगर फर्स्ट होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, सेकंड होता है फाइनल इंडेक्स, और ये होता है स्टेप। स्टेप कैसे? जब आप प्रिंट कर रहे हो, तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे ना, ये p, अगर p की जो वैल्यू है वो 0 है तो वो r प्रिंट करेगा, अगर p की वैल्यू 1 है तो देखिए ये प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आपको फाइनल मतलब लास्ट इंडेक्स से प्रिंट करना होता है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप माइनस इंडेक्सिंग भी पाइथन में अवेलेबल है। जैसे माइनस इंडेक्सिंग क्या प्रिंट करता है, जैसे एक RAR, एक तो ये पैलिंड्रोम ही है, तो मैं क्या करता हूँ कि TAN10 लिख देता हूँ। इससे क्या होगा कि ये रिवर्स पता चलेगा आपको। T यहाँ पे देख लो, ये तो फाइनल इंडेक्स जो है, देखिए T जो है, T वैल्यू है फाइनल, यानी कि 0 वैल्यू। अगर इसको रिवर्स करते हैं तो P की जो फाइनल वैल्यू है, N की जो वैल्यू यहाँ पे देखो, TAN लास्ट इंडेक्स है, तो लास्ट वाला इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए आप -1 यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ये स्टेप वाली जो वैल्यू थी यहाँ पे, अगर P में इस टू -1 कर दोगे, तो ये वैल्यू पूरी रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स होने का मतलब क्या हुआ कि पैलिंड्रोम प्रोग्राम एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी वैल्यू आपने इंटर की स्ट्रिंग वैल्यू में, लिस्ट वैल्यू में, तो वो वैल्यू अगर रिवर्स में भी इक्वल टू है प्रीवियस के, तो वो पैलिंड्रोम है, और एल्स दैट स्ट्रिंग इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, और अ नंबर इज़ एज वेल। तो हम लोग नंबर पे भी देख सकते हैं और स्ट्रिंग पे भी। तो अभी के लिए मैं स्ट्रिंग पे देखता हूँ, तो मैं स्ट्रिंग का इनपुट लेता हूँ यहाँ पे, एंटर। ये दूसरा तरीका, पहला तरीका वो कोड जो है आपका वो रन हो सकता है, और चेक इफ़ एस ऑफ, यानी कि ये एस रिवर्स्ड हो जाएगा, इक्वल टू एस है, तो ये जस्ट एक सिंपल शॉर्टकट है। एल्स प्रिंट मैं यहाँ पे
पैलिंड्रोम, नॉट ए पैलिंड्रोम। ये एक दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। एक्सेस करने का तरीका लास्ट इंडेक्स से ये है, उसको मैंने स्टेप पे डाल दिया तो ये वैल्यू फाइनली रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स होने पे ये यहाँ पे TAN जो है वो नेट में बदल जाएगा, और उस प्रकार कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू चेंज हो जाएगी। इनकेस अगर आपको इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है तो एक तो तरीका है कि सबसे पहले आप इनपुट लो, जैसे मैं मान लो कि एक इंटीजर इनपुट लिया 1 2 3। 1 2 3 को क्या करना है कि अब सबसे पहले हमको 3 वैल्यू लाना है, फिर 2 वैल्यू लाना है, फिर 1 लाना है वैल्यू। तो 1, ये सभी वैल्यूज़ लाने के बाद हमें प्रिंट करना है, ये सभी को एक अलग वैल्यू में इनपुट करना है। तो किसी ने ये तरीका अपनाया है, जैसे 1 2 3 को इंटीजर नंबर पे किया है, नॉट कि आप स्ट्रिंग पे किया हो। स्ट्रिंग पे करना थोड़ा सा इजी है, आपको बेसिक ऑपरेशंस करने पड़ेंगे यहाँ पे इंटीजर वाले में। तो किसी ने इंटीजर पे किया है पैलिंड्रोम नंबर चेक? हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही? हेलो, यस सर। अरे आप लोग बोला कीजिए, जिससे पता चलता है कि सेशन में आप लोग प्रेजेंट हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम स्ट्रिंग में तो किसी किसी बच्चे ने किया है, बट इंटीजर वैल्यू पे किया है कि नो किसी ने भी? जैसे इंटीजर इनपुट लेके फिर उसको इंटीजर को रिवर्स करके चेक करना। देखो आप लोग सेशन में बोला करो, इससे पता चलता है कि मैं किसी को बता रहा हूँ तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, और एल्स ये लगेगा कि पूरा मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों ने किया है तो बताइए, नहीं तो मैं कंटिन्यू करूँगा सेशन को आगे सिलेबस बढ़ाने में, अगर प्रॉब्लम है तो। चलिए, अभिनव आपका डाउट क्लियर हुआ? जो अलग तरीका है अपनाने का, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तरीका है जिससे आप इनपुट लेके आपने जो किया है वो, और एल्स आप रिवर्स कर सकते हैं इस तरीके यस से सर, भी। क्लियर है सर। ओके, चलिए मैं सेशन आगे करता हूँ सिलेबस में। पाइथन सेट्स हमने देखना है आज, लूप्स वगैरह देख लिए, पूरा लिस्ट टपल भी देख लिया हम लोगों ने। चलिए, ओके, देखिए सेट तो कलेक्शन है, जैसे लिस्ट कलेक्शन आइटम है वैसे भी सेट भी एक कलेक्शन ऑफ आइटम है, बट एक सेट में यूनिकनेस की प्रॉपर्टी है वो अवेलेबल है। जैसे आइटम अगर आप उसमें इंसर्ट करते हो और आपने डुप्लीकेट आइटम इंसर्ट कर दिया, तो उस केस में आइटम जो अगर आप प्रिंट करोगे फाइनल सेट की वैल्यू, तो वो जो डुप्लीकेटेड आइटम है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी वहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जिस प्रकार से टपल जो है वो इम्यूटेबल है, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था, उसमें वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो उस केस में ये सेट भी इम्यूटेबल ही है। और चलिए मैं थोड़ा सा इसमें आज की क्लास में कोड्स को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करना चाहूँगा ताकि टाइम जो है वेस्ट ना हो। चलिए देखिए, सबसे पहले डेज में ये जब भी आप सेट्स को डिफाइन करना है तो ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करोगे, कर ली। उसके बाद अगर आप प्रिंट करते हो तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। टाइप अगर चेक करना चाहते हो किस टाइप की है वैल्यू, तो आप देखो ये क्लास सेट में आती है। अभी हम लूप करेंगे वैल्यू को, और लूप करने के बाद प्रिंट करते हैं तो ये सैटरडे संडे मंडे। अब एक फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया कि एक संडे और डाल दिया, राइट। देखो संडे हमने डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन यहाँ पे आ गया, बट देखो ये 3 3 6 एक साथ ही आ रहे हैं,
तो जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई। तो कभी आपको कोई वैल्यू दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट है, टपल है, किसी में वैल्यू कलेक्टेड है, उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट आइटम है, अगर आपको क्वेश्चन आया कि आप किस इसमें जितने सारे डुप्लीकेट है उनको रिमूव कीजिए, तो एक बेसिक सा तरीका है कि वो जितने भी वैल्यूज़ हैं आपने एक लिस्ट बना के या फिर टपल बना के, कोई भी बना के, आप क्या करो कि सेट्स के आइटम को लूप करो, और लूप करने के सॉरी लिस्ट के आइटम को लूप करो और सभी को सेट्स में डाल दो। इससे क्या होगा कि सेट्स में जो भी वैल्यूज आएंगी वो मतलब यूनिक वैल्यूज़ होंगी, और फाइनल जब आप सेट को प्रिंट कर रहे होगे तो वो यूनिक वैल्यूज़ ही प्रिंट होगी। कभी कभी प्रोग्राम में रन करने का तरीका ये हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सेट वन यहाँ पे हमारे पास ये है, हमने इसका टाइप प्रिंट किया, ये क्लास सेट है। क्रिएटिंग सेट विच हैव अ म्यूटेबल एलिमेंट। लिस्ट और टपल में हमने देखा था कि टपल में जब भी कोई लिस्ट वाला वैल्यू ऐड करते थे, फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पे देखो ऐसे टपल बनाते थे और टपल में इंडेक्स पे आइटम डाला 45, फिर यहाँ पे एक म्यूटेबल आइटम डाल दिया, जैसे ये वाला आइटम म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब है कि जो लिस्ट है उसमें चेंजेस हो सकती हैं वैल्यू, और टपल में वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो लिस्ट म्यूटेबल है। जैसे आपने म्यूटेंट की मूवी देखी थी ना, एक्समैन, तो उसमें था ना कि म्यूटेंट्स होते थे, वो अपने आप वैल्यू, अपना ये जो प्रॉपर्टी है वो चेंज कर लेते थे, तो म्यूटेंट्स हैं, दे कैन चेंज देमसेल्व्स। उसी प्रकार से यहाँ पे ये म्यूटेंट्स हैं, ये दे कैन चेंज, और जो नहीं कर सकते वो इम्यूटेबल है। म्यूटेशन का मतलब ये होता है चेंज, म्यूटेशन। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि जब आप यहाँ पे वैल्यू को अगर आप चेंज करना चाहोगे तो इम्यूटेबल है, और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू यानी एक देखो यहाँ पे जो जावा टी पॉइंट लिखा हुआ है (4), वो वैल्यू लिस्ट की है। टपल वाले केस में क्या होता था कि वो एक्सेप्टेबल थी। जैसे आपने यहाँ पे ये अगर मान लो ये लिख दिया और आप प्रिंट करो यहाँ पे प्रिंट एस, तो ये वैल्यू में कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर यही सेम कंडीशन आपने सेट में लगा दिया है और सेट में अगर आप डाल के ऐसी ये लिस्ट वाली वैल्यू डाल दोगे ना, तो वो इसमें एरर प्रिंट करेगी। उसमें अनहैशेबल टाइप लिस्ट है, यानी टाइप जो है ये अलग होना चाहिए यहाँ पे। समझ में आया? जस्ट बिकॉज ये म्यूटेबल है, यहाँ पे ये म्यूटेबल था बट टपल अलाउ कर रहा था वो प्रॉपर्टी को, यानी अपने अंदर में इवन दो टपल वाज इटसेल्फ एन इम्यूटेबल बट इट कैन कंटेन एन आइटम दैट इज म्यूटेबल। अब ये म्यूटेबल इम्यूटेबल में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, तो टपल चेंज हो सकती है वैल्यू, लिस्ट में सॉरी टपल में चेंज नहीं हो सकती है वैल्यू, लिस्ट में चेंज हो सकती है, लेकिन टपल में किसी इंडेक्स पे आप लिस्ट डाल सकते हो, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े चेंज करने की तो उस लिस्ट जहाँ पे जिस इंडेक्स पे ये वैल्यू है, लास्ट क्लास में हमने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की है अच्छे से, तो समझ में आ रहा है? यहाँ पे बस यही है कि आपको यस सर। सेट्स में वो वैल्यू जो भी आप डालोगे वो सारी की सारी वैल्यूज़ चेंज नहीं होने वाली ही होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज लिस्ट अपने आप में एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो चेंज हो सकता है, इसलिए वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट? आज की क्लास में थोड़ा सा हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको जो टाइम है वो बचे इसमें। देखिए सेम थिंग, अब चलते हैं थोड़ा एडिंग ऑफ आइटम, जिसमें सेट्स में ऐड आइटम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेट था। देखिए जस्ट जिस प्रकार से सभी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंटीजर फंक्शन, लिस्ट फंक्शन, टपल भी अपने आप में एक फंक्शन है, उस प्रकार से सेट भी अपने आप में फंक्शन है। तो
जो भी डेटा टाइप हैं, हम स्टार्ट क्लास से ही बताते आ रहे हैं आपको कि वो आपस में अपने आप में एक फंक्शन भी हैं। तो अगर लिस्ट एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, टपल है, सेट है, तो अपने आप में वो एक फंक्शन भी है। फंक्शन इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आपको कोई वैल्यू है, जैसे मान लो कि आपने दिया 2 3 4 5 और आप सेट में डालना चाहते हो एस, तो ये 3 4 5 ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू है यानी इसकी जो टाइप है वो सेट में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। देखो, और इसकी टाइप है। तो इन केस अगर कभी आपके पास लिस्ट में बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, 5 यहाँ पे 6 7, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 6 आ गया, फिर यहाँ पे 8 आ गया, और अगर आप प्रिंट करना चाहो यहाँ पे जस्ट एसिटी ऑफ सेट, वेट अ मिनट, देखो ये सारी की सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई यहाँ पे। तो जब भी कभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए इनपुट आउटपुट बेसिस में, तो आप जस्ट वन लाइन स्टेटमेंट से सारे के सारे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हो। सेकंड तरीका ये है डुप्लीकेट रिमूव करने का कि आपको लूप करना है, एक नया लिस्ट बनाना है, उसमें फॉर आई इन एस, यानी आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, ये L2 मैंने यहाँ पे बस एक लिख देना है यहाँ पे। अब ये क्या होगा कि एस में ये सारे के सारे आइटम लूप होंगे, और हमें चेक करना है कि इफ़ आई इज़ अवेलेबल इन L2 देन पास, और एल्स L2 डॉट एड आई, प्रिंट L2 लिस्ट हैज, सॉरी मैं ये हर बार जावा वाली गलती करता हूँ। देखिए एक लिस्ट में से आइटम को डुप्लीकेट को रिमूव करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप लूप करके देखिए उस पूरे आइटम में एक नया लिस्ट आपने बनाया और चेक करिए कि वो जो आइटम है वो इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं। अगर वो अवेलेबल है तो आपने अपेंड नहीं करना है, और एल्स यू हैव टू अपेंड। ये पास का यूज़ आपने देख लिया यहाँ पे, राइट। किसी ने पूछा था कि पास का यूज़ कहाँ कर सकते हैं सर, तो यहाँ पे हमने चेक किया कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप पास चेक कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे बस मैं एक पास स्टेटमेंट लिख दिया ताकि वो लाइन ना पास हो जाए, यानी कुछ भी नहीं लिखा हो तो उसमें बस आप उसको पास कर सकते हो, राइट, कि यू डोंट हैव टू रन एनी कोड। और एल्स यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो ये एरर करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेट में, सर हाँ बोलिए। अनहैशेबल टैग जो आया है एक सेट में, सर उसका रीजन समझ में नहीं आया, सर उसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए लिस्ट एक आपस में ऐसी वैल्यू है जो चेंज हो सकती है, यानी कि उसमें वैल्यूज़ ऐड रिमूव करना आसान है, उसकी प्रॉपर्टी अलाउ करती है, सेट की प्रॉपर्टी अलाउ नहीं करती है। तो इसलिए सेट में जब आप किसी ऐसे डेटा टाइप को डाल रहे हो इनपुट जो अपने आप में चेंज हो सकती है, जैसे लिस्ट है, तो उस केस में ये जो वैल्यू है वो अनहैशेबल है, लिस्ट। सर बट सर सेट के अंदर तो डिक्शनरी एंड टपल सब मतलब रख सकते हैं ना? किसमें, सेट में? यस सर। बट ये देखो ये वैल्यू है ना, टपल लिस्ट जो भी है डिक्शनरी। नहीं नहीं, वो नहीं रख सकते, जो वैसे कोई भी आइटम को नहीं रख सकते जो आइटम मतलब म्यूटेबल है, जिसमें आप आइटम ऐड रिमूव कर सकते हो, वो नहीं कर सकते सेट में। और जिसमें मतलब जो इम्यूटेबल है उसमें हम सिर्फ वही डाटा सेट रख सकते हैं और बिल्कुल बिल्कुल, बाकी नहीं। हाँ वही रख सकते हैं। तो फिर सेट में फिर एक और सेट हम बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिस्ट है तो लिस्ट हटा के फिर सेट बना रहे हैं, तो फिर भी वही चीज बता रहे हैं। ये कह रहे हो आप? ये यस सर। यस सर। देखो
ये सेट का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। यहाँ पे एक आइटम पे ये जो डाला ये इस सेम टाइप के होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टाइप चेंज हो गया इसलिए एरर आ गया। मतलब कि सेट के अंदर और कोई हेलो, सर आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं नहीं दिख रहा है। अरे मेरा बैक स्पेस के जस्ट बगल में पावर ऑफ बटन है तो कभी कभी क्लिक हो जाता है, सॉरी। तो उस केस में पूरा स्क्रीन पावर ऑफ हो जाता है। देखो, सेट्स में केवल वही वैल्यू डालो जो सिमिलर डेटा टाइप के हों और वो इम्यूटेबल नहीं हो, राइट। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए। जस्ट बिकॉज सेट वन जो यहाँ पे है उसमें इम्यूटेबल वैल्यूज हैं, यानी सेट, यस इसलिए वो ऐसा एरर आ रहा है। इसमें आते हैं, इसमें सेट मैंने एक फंक्शन से बना दिया है सेट, देखिए। और अगर आप जब प्रिंट करके देखिए यहाँ पे मंथ्स इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर इज़ मंथ्स नॉट डिफाइंड, यहाँ पे चलिए, हाँ देखिए, सबसे पहले एक सेट बना हुआ है, सेट को प्रिंट कीजिए तो ये सेट का ये वैल्यू प्रिंट आ जाएगा यहाँ पे, ये वाले लाइन पे। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। सेकंड, यहाँ पे आपने ऐड करना है, हाँ सेट में ये प्रॉपर्टी है, सभी डेटा स्ट्रक्चर की अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे लिस्ट में अपेंड हो रहा है, पाइथन में सॉरी टपल में भी अपेंड होता है, यहाँ पे सेट्स में वैल्यू ऐड होती हैं, यानी डॉट ऐड फंक्शन से। सेट क्लास में जैसे अगर आप देखो, जब आप प्रिंट करते हो जैसे टाइप ऑफ सेट, तो ये क्लास टाइप का है, राइट। और एक क्लास में जितने भी फंक्शंस डिफाइंड होते हैं उनको मेथड कहते हैं। तो सेट्स के अंदर ये सारे ऐड हैं, मेथड हैं, रिमूव मेथड हैं, तो वो सारे मेथड्स हैं क्लास के। तो क्लास के अंदर जो भी फंक्शन डिफाइंड होते हैं वो सारे फंक्शंस को मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे ऐड मेथड है, उसमें आप ऐड कर रहे हो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इवन तो अगर आप वो आइटम एग्जिस्ट करता है उस सेट में तो भी आप ऐड कर सकते हो, बट वही होगा कि सेट की प्रॉपर्टी में डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है, तो वो आइटम रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट। तो दिस वन, चलिए नेक्स्ट में आइटम को आप अपडेट कर सकते हैं ताकि आपकी ये जो वैल्यू है वो अपडेटेड रहे। यहाँ पे मैं रन करता हूँ, देखिए सबसे पहले सेट सेम आइटम प्रिंट कीजिए, वो आइटम प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये सारे वैल्यूज़ अपडेट करना है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून लिखा हुआ है, आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी ऐड करना है उसमें, तो आप जस्ट अपडेट कमांड यूज़ करो और अपडेट से वो वैल्यूज़ आप एक भी यूज़ कर सकते हो, दो भी यूज़ कर सकते हो, तीन भी, जैसे यहाँ पे n नंबर ऑफ वैल्यूज़ आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अनलेस और अनटिल दैट वैल्यू एग्जिस्ट इन द सेट यू कैन ऐड इट, राइट। फंक्शनैलिटी इसके बाद में देखेंगे, बस इसका ये जो ओवरव्यू है कि सेट करता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें, वो बस एक बार देख लेते हैं ताकि मेथड्स आपको याद रहें। सेट में कितने सारे मेथड हैं, जैसे इनकेस यहाँ पे देखो ये वैल्यू है, ये सारे के सारे सेट्स में। अभी आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ताकि ये कोड मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, प्रिंट वंस कीजिए, सेम चीज़ आएगा यहाँ पे। अगर आपको डिस्कार्ड करना है वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ से देखो, अगर फाइनल जो मॉडिफाइड सेट है ये प्रिंट हो रहा है जून, फरवरी, अप्रैल, मार्च, आपने जनवरी और मई को यहाँ से रिमूव कर दिया है, देखो ये जनवरी, तो उस केस में जैसे लिस्ट में होता था रिमूव मेथड, इंटायर लिस्ट को अगर डिलीट करना है तो DEL डेल कीवर्ड से यूज़ करते थे लिस्ट में, यहाँ पे आप डॉट डिस्कार्ड मेथड से आप यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं वो रिमूव करोगे। लूप करके फाइनली आप चेक करोगे तो ये जो भी आइटम बची होंगी उस सेट में वो आपको प्रिंट होंगी यहाँ पे।
जैसे लिस्ट में एक तरीका था डिलीट करके, एक तरीका था रिमूव करके, इसमें भी दो तरीके हैं। देखो यहाँ भी देखिए सेट बना के ये सेट डॉट रिमूव मेथड से भी आप रिमूव कर सकते हो, तो फाइनल वैल्यूज जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी। डिस्कार्ड से वो वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी और रिमूव से वो वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली उस जगह से रिमूव हो जाएगी। सेम वर्क। जस्ट एक बेसिक डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जस्ट मान लीजिए कि मैं मंथ्स डॉट रिमूव करता हूँ इस आइटम में, अभी जैसे मान लो कि FEBRUARY, राइट। देखिए फरवरी रिमूव हो गया, अब मैं फिर से फरवरी रिमूव करना चाहता हूँ तो ये एरर आएगा। बट यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डिस्कार्ड करता हूँ DISCARD, तो ये एरर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी आपका वैल्यू जो है वो सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप अगर रिमूव करते हो या डिस्कार्ड करते हो तो एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू जो सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उस केस में अगर आपको डिस्कार्ड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जिस प्रकार से, अगर मान लीजिए मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट, ताकि आपको जो वैल्यू है वो पता चल जाए, MONTHS, राइट। देखिए अब मंथ में क्या है कि वैल्यू ये जून अप्रैल मार्च है और यहाँ पे फरवरी नहीं है, तो मैं मंथ में डिस्कार्ड वैल्यू यूज़ करके चेक कर रहा हूँ कि वो वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो रिमूव कर दो, और एल्स आपको वो वैल्यू रिमूव नहीं कर रही है तो यहाँ पे ये एरर करेगा। लेकिन अगर आप, ये एरर नहीं करेगा, लेकिन जब आप मंथ्स डॉट रिमूव करते हो ये वैल्यू को, FEBRUARY, राइट, तो ये एट्रीब्यूट एरर करेगा, सेट हैज़ नो एट्रीब्यूट। ओके, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया मैंने। देखिए फरवरी ये की एरर है, की एरर का मतलब कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है वहाँ पे। ये बेसिक सा अंतर है डिस्कार्ड में और रिमूव में। दोनों आइटम रिमूव ही कर रहे हैं। जस्ट इन केस इफ़ यू डोंट वांट योर प्रोग्राम टू हैव एन एरर, यू कैन यूज़ डिस्कार्ड और एल्स रिमूव विल थ्रो एन एरर। ये जब एरर हैंडलिंग पढ़ रहे होंगे कि पर्टिकुलर टाइप के वैल्यू हैं या फिर पर्टिकुलर टाइप के मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हो, जिस जो भी प्रोग्राम जिस तरह के एरर कर रहा है उस केस में आप अलग से कस्टम एरर मैसेज थ्रो करना चाहते हो, उस केस में आप एरर हैंडलिंग में यूज़ कर सकते हो। Or else this is the basic difference between discard and remove method in the set, right? समझ में आया सबको? देखिए सेम मेथड, सेम आप पॉप मेथड से ये वैल्यू जो है जिस प्रकार से वहाँ पे फाइनल वैल्यूज रिमूव होती है, यहाँ पे 1 सेकेंड गाइस, सॉरी, कोई बताएगा पॉप मेथड से जस्ट उस प्रकार वहाँ पे रिमूव, जैसे वी कैन यूज़ पॉप मेथड टू रिमूव द आइटम। जनरली पॉप जो फाइनल वैल्यू है वो रिमूव करता है, बट सेट के केस में लास्ट इंडेक्स। यस यस, बट इन केस ऑफ सेट जैसे लिस्ट और टपल जिसमें वैल्यूज रिमूव होती थी वो लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू होती थी, बट इन केस ऑफ सेट में ये डिटरमाइन नहीं हो सकता कि कौन सी वैल्यू रिमूव होगी। तो ये बेसिक पॉप का अंतर है। रेंडमली बता। यस यस, क्लियर मेथड से इंटायर क्लियर हो जाएगा सेट हमारा। सेट प्रिंट करके और सेट अगर आपने सेट डॉट क्लियर कर दिया तो जितने भी आइटम्स अवेलेबल थे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे उसमें से।
बट सेट्स आपने पढ़ी होगी, जैसे सेट में जो ऑपरेशंस होते थे, जैसे वेन डायग्राम हम बनाए हुए थे, मैथ्स की क्लास में पढ़ा है वेन डायग्राम। उसमें यूनिकनेस की प्रॉपर्टी होती थी, आइटम कौन कौन से उसमें किस किस से मैच कर रहे हैं, तो उस केस में ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आप इस में भी चेक कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि एक सेट में ये आइटम है, एक सेट में इतने एलिमेंट्स हैं, तो कौन कौन वैल्यूज़ हैं जो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और किस किस वैल्यू में इंटरेक्शन क्या है, सब्सट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, यूनियन को अगर लेके चलते हैं सबको मिला के तो वो क्या होगी। तो उस केस में ये सारे के सारे सेट ऑपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ये वाला ऑपरेटर जो है ये यूज़ होगा यूनियन ऑपरेटर के लिए सेट के केस में केवल। तो ये सैटरडे संडे मंडे पूरा ये वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे आपको दिखा देगा, राइट। और एल्स यू कैन यूज़ अ यूनियन मेथड एज वेल दैट इज़ अवेलेबल इन द सेट, सो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए सेम चीज़ सेम आउटपुट, बट ये ऑपरेटर के थ्रू और ये फंक्शन के थ्रू। उसी प्रकार से सेट में आप इंटरसेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि जो वैल्यूज़ यूनिक होंगी दोनों सेट में वो प्रिंट हो। तो वो केस के लिए आप ये देखो, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे, यहाँ भी मंडे ट्यूसडे एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप ये वाला मेथड। और एल्स यू कैन यूज़ फंक्शन दैट इज़ अवेलेबल इन द सेट दैट इज़ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कि वैसा पॉइंट जो वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं दोनों सेट में, तो उस केस में ये डेविड और ये मार्टिन जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है दोनों सेट में, सेट 1 सेट 2 में, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। देखिए समझ में आ रहा है सबको? यस सर। वैसे आप सेट्स को, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं अवेलेबल उसमें, तो मैं सभी को तो, क्योंकि एक लिस्ट में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं अवेलेबल, तो मैं सभी को लाइन बाय लाइन तो नहीं गया हूँ, बट कुछ कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, उनको आपको रन करा के बता देता हूँ। इनकेस अगर आप माइनस करते हो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस, जैसे कि मान लो ये रन किया, सेम है यहाँ पे 2 3 4 5 माइनस, जैसे अपने कर दिया 3 4 5, तो ये देखो बस 2 बच गया यहाँ पे ना। यानी कि जस्ट एक सिंगल स्टेटमेंट से आप ये लिस्ट के अंदर आइटम जितने यूनिक है वो फाइंड कर सकते हो। सेट के अंदर आपने वो वैल्यू डाल के और वो फाइंड करके डिफरेंस, और एल्स यू कैन यूज़ अ डिफरेंस मेथड एज वेल दैट कैन give you the same output, just you have to use the difference method in place of this minus operator, you will get the same output, right? There is something called as symmetric difference. ये सारे मैथ्स के ऑपरेशन है, सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनियन, तो आप बस उस मेथड को याद रखना। ये सिमेट्रिक डिफरेंस मुझे भी याद नहीं आ रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? कॉम्प्लीमेंट सर, चूंकि कॉम्प्लीमेंट है और ए माइनस बी है, तो वैसा एलिमेंट जो ए में हो पर बी में नहीं हो। जैसे कि ये 3 4 5 6 दैट एग्जिस्ट इन ए, बट 3 4 यस यस सेम थिंग एंड यहाँ पे, जो बट ए में हो, मतलब पहले वाले में हो दूसरे वाले में ना हो, इसे कॉम्प्लीमेंट या डिफरेंस का। यहाँ पे तो वैल्यू है 10 जो कि ए में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फिर भी ये फाइनल प्रिंट होके आई है, वो कैसे हो सकता है संभव? सर हम ऊपर वाले में बोल रहे थे जहाँ पर 2 3 4 5 माइनस 3 4 5 है ना। नहीं नहीं, यहाँ वो तो ठीक है, वो तो डिफरेंस था। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब उसके कोई बारे में बताएगा? देखिए जिस जिस प्रकार से इंटरसेक्शन और डिफरेंस का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि दोनों में एग्जिस्ट करना, डिफरेंस का मतलब हुआ इंटरसेक्शन ही है। इंटरसेक्शन है, बट इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे वैल्यूज़ कॉमन एग्जिस्ट कर रही हूँ, राइट। डिफरेंस का मतलब हो गया कि ए में जितने आइटम हैं वो बी में नहीं होने तो चाहिए। यहाँ पे जो दोनों में ना हो। हाँ, जो वैल्यू किसी एक में प्रेजेंट हो बट दूसरे सेट में नहीं हो, फॉर एग्जांपल कि जैसे 3 यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन
3B में अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 10 अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे 10 अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 6 अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे 6 अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 5 अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे आइटम जो दोनों में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो लेकिन किसी एक में अवेलेबल हो, तो उसका मतलब होता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस। समझ में आया? नेक्स्ट सेट ऑफ कंपैरिजन है वो देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर जिस प्रकार से लिस्ट में हम लोग यूज़ करते थे चेक करने के लिए कि लिस्ट में कितने सारे आइटम अवेलेबल हैं, वो हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये डेज़, 3 डेज़ हमने देख लिया। पहला डेज ग्रेटर देन, ये ट्रू है, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये ग्रेटर देन मंडे ट्यूसडे है तो ये आउटपुट ट्रू, यहाँ पे लेस, और ये इक्वल टू, इसका मतलब फॉल्स है, यानी आइटम सेम नहीं है इसलिए ये फॉल्स आउटपुट दिया। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रोजन सेट, जिसमें कि फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट बनाया जाता है बट एक इम्यूटेबल की जो प्रॉपर्टी है उसको नॉर्मल सेट में बनाना। जैसे द फ्रोजन सेट्स आर द इम्यूटेबल फॉर्म ऑफ नॉर्मल सेट। जैसे यहाँ पे लेट मी जस्ट राइट दिस वैल्यू हियर। देखिए इसका टाइप प्रिंट करके देखिए, इसका टाइप ही अलग से फ्रोजन सेट का वैल्यू आता है। जैसे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो वैल्यू, एक मिनट, किधर गया सेट, सेट में ऐड कहाँ किया था हमने, सेट में अपडेट, यहाँ देखो। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ के ऊपर में कोड लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे सेट में जितने सारे आइटम थे वो ऐड किए जा सकते थे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हमने ऐड किया था, मंथ में जुलाई ऐड किया, अगस्त ऐड किया, जो जो मंथ अवेलेबल नहीं थे वो ऐड किया। सेट की प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही नहीं सकती, इम्यूटेबल है, उस वैल्यू पे अगर आप चेंज करना चाहो तो एरर आ जाएगी। इन केस अगर आप ये ऐड और ये जो अवेलेबल मेथड्स है उनको फ्रोज करना चाहते हो, जैसे कि आप नहीं चाहते कि कुछ भी इसमें ऐड हो, तो उस केस में आप स्पेशल फंक्शन है फ्रोजन सेट, जो कि फ्रोजन सेट क्लास में होता है, वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सेट को जैसे फिक्स कर सकते हैं, जैसे एक स्टेप पे फ्रीज करना, तो वो फ्रोजन सेट मेथड से आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे अगर आप ऐड मेथड यूज़ करते हो, जिस प्रकार से ये ऐड हो रहा है यहाँ पे, वो एप्लीकेबल है यहाँ पे, ये फाइन काम कर रहा है, वर्किंग। बट हियर इफ़ यू कन्वर्ट दिस सेट इनटू अ फ्रोजन सेट, all those methods of like changing the item, adding, updating, these will be frozen. Just the name explaining the frozen set, right? चलिए नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद बस just I think all those set methods is covered. आप क्या करना कि जितने सारे मेथड अवेलेबल हैं सेट में, फॉर एग्जांपल सेट डॉट, लेट मी जस्ट चेक कि कितने सारे देखिए ये जितने सारे फंक्शंस हैं, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन अपडेट, इज डिसजॉइंट, इज सबसेट, सुपरसेट, ये सारे मैथ के जो ऑपरेशन जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस हमने देखा, डॉट पॉप, रिमूव, यूनियन, अपडेट, वो सब आप करके खुद के एंड से करके चेक करना। मैं एक प्रोग्राम दे दूंगा, उसमें अप्लाई करके आप चेक कर लेना सारे मेथड को, राइट। मैं सभी का डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा तो केवल सेट में ही पूरा क्लास जो है वो ख़त्म हो जाएगा फंक्शन बाय फंक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिक्शनरी। देखिए पाइथन का जो डिक्शनरी है वो एक, डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर आइटम किसी पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है। जैसे एक आपको, जैसे आपका नाम किसी जगह डिक्शनरी में आपने स्टोर कर रखा है, तो किसी पेज नंबर पे होगा आपका नाम। तो फॉर एग्जांपल 5वें नंबर पेज पे आपका नाम स्टोर्ड है, तो आप अपने नाम को 5वें वाले पेज पे असाइन कर सकते हो। तो एक डिक्शनरी एक इफेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर है, ताकि किसी पर्टिकुलर की से किसी वैल्यू को अटैच करके रखना, ये तरीका पाइथन का, ये डिक्शनरी का प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे आपको अगर डिक्शनरी का डेमो दिखाऊं, तो सबसे पहले तो आप इसका टाइप भी चेक कर सकते हो, टाइप ऑफ DICT।
ये डिक्शनरी टाइप की है। अगर आप प्रिंट करते हो कि DICT क्या है, तो देखिए ये डिक्शनरी की कीज़ हैं। जैसे ये पहला आइटम की होता है और सेकंड आइटम वैल्यू होता है। जैसे नेम है, नेम क्रिश, ये फर्स्ट आइटम जो वो ये की, और ये वाली क्रिस वैल्यू, ये एज की और ये वैल्यू। इसको चेक करने के लिए अगर आप डिक्शनरी में कीज़ मेथड अगर आप लिखते हो ये फंक्शन, तो ये की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। यानी नेम भी एक की है और एज भी एक की है, तो वो प्रिंट हो गया। और आप चाहते हो कि डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ हैं DICT.VALUES वैल्यूज़ को प्रिंट करोगे, तो ये डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज़ एसोसिएटेड है विथ रिस्पेक्ट टू देयर कीज़ रिस्पेक्टिवली, तो वो प्रिंट हो जाएंगे। जैसे नेम में क्रिस था, एज में 20 था, तो ये नेम और एज कीज़ हैं और क्रिश और 20 वैल्यू है, राइट। डिक्शनरी देखिए दोनों को इनिशियलाइज़ करने का तरीका सेम है, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सेट्स में जो हम वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कर रहे थे यहाँ पे वो भी कर्ली ब्रेसेस थी, ये भी कर्ली ब्रेसेस है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको एक वैल्यू असाइन करना होता है। नो डाउट यू कैन हैव लाइक सेम डेटा टाइप। यहाँ पे अगर आपने देखिए 2 3 4 और S2 में लिख दिया हमने 2 वाले इंडेक्स पे 3 और प्रिंट कर रहे हैं S,S2, देखिए। और उसी टाइप पे मैं प्रिंट कर देता हूँ टाइप ऑफ S,S2। बट इसमें तो आई थिंक टाइप फंक्शन एक बार में 2 वैल्यूज़ लेता है या नहीं ये नहीं पता। यस, ये एक बार में एक ही वैल्यू लेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा दोबारा S2। देखिए ये फर्स्ट टाइप सेट था, दूसरा टाइप डिक्शनरी है। बेसिक डिफरेंस ये है कि आपको एक कोलोन होना चाहिए। कोलोन का मतलब ये है कि आप डिक्शनरी बना रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय नाम का बनाया जो उसका नाम है, ये डेटा एज है, ये फिर सैलरी है, ये फिर कंपनी है। तो इसका जो टाइप होगा वो सेम डिक्शनरी क्लास का होगा। और फिर जब आप प्रिंट कर रहे होंगे डेटा, तो ये इस तरीके से डेटा प्रिंट होगा। बट क्रिएट करने के बाद आपको ये जो मेथड है, ये क्रिएट का मेथड 2 तरीका भी हो सकता है। जिस प्रकार से सेट में सेट फंक्शन भी है, डेटा स्ट्रक्चर भी है, उसी प्रकार से डिक्शनरी भी अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर भी है और फंक्शन भी है, जिसके तहत आप ये जो डिक्शनरी है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे डिक्शनरी का डिफ़ाइन करने का ये तरीका है, ये भी डिक्शनरी ही होगा। और एल्स यू कैन डिफाइन दिस यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड DICT where the values will be passed just the way like this, okay, and you can have your values printed here. ओके देखिए सबसे पहले डिक्शनरी को क्रिएट किया हमने। डिक्शनरी के आइटम को अगर आपको एक्सेस करना है, तो वो आइटम को एक्सेस करने का तरीका उसके कीज़ के थ्रू होता है, वो भी देखेंगे। बट इनकेस अगर आपको असाइन करना है वैल्यू, जैसे ऐड करना है, यहाँ पे एडिंग आइटम डिक्शनरी, जैसे लिस्ट में आइटम ऐड करते थे 0 2 3, यहाँ पे भी वैसे ही ऐड करते हैं। बट लिस्ट में क्या होता था कि उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंगली आप एक्सेस करते थे। यहाँ पे अगर आप ये जो 0 2 3 को इंडेक्स मान लोगे, तो वो इंडेक्स नहीं, वो एक्चुअली की है। तो वो की के मार्फत यहाँ पे एक्सेस करेंगे। जैसे यहाँ पे ये देखो डिक्शनरी आफ्टर ज्वाइनिंग 3 एलिमेंट। इन केस अगर आप ये जो की है वो जैसे 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और फिर से अगर आप 0 डाल दोगे, तो वो एरर आपको देगा यहाँ पे मैसेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब ये एरर आपको नहीं दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में एरर है। क्यों है एरर? क्योंकि आपका ये जो डिक्शनरी है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, ये अपडेट कर दिया है ये वैल्यू को, ये ऐड नहीं किया है नया आइटम। जो एग्जिस्ट कर रहे थे यहाँ पे जोसेफ, वहाँ पे इसने क्या किया, देखो लेट मी जस्ट कॉपी दिस लाइन हियर एंड प्रिंट इट। जो फाइनल स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ DICT। देखिए यहाँ पे जोसेफ एग्जिस्ट कर रहा था, बट मैं उसको रिप्लेस कर दिया हूँ यहाँ पे पीटर से। तो ये एरर नहीं शो कर रहा है, बट ये रिमूव हो गया, वो आइटम रिप्लेस हो गया। बट सेट में ऐसा होता नहीं था।
सेट में सर हाँ पूछिए। डिक्शनरी तो इम्यूटेबल है, तो फिर हम वैल्यू को चेंज क्यों कैसे कर सकते हो? नहीं, डिक्शनरी में चेंज हो सकती है, डिक्शनरी इम्यूटेबल नहीं है। डिक्शनरी में ऐड रिमूव, म्यूटेबल है। हाँ डिक्शनरी में वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लूप करना है, फॉर एग्जांपल कि मैं डिक्शनरी ये है राइट, इसको आप लूप कर सकते हो। फॉर आई इन DICT डॉट कीज प्रिंट आई, तो ये की को प्रिंट कर देगा ये सारा। सेम आप चीज़ यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दो, प्रिंट नाउ वैल्यूज़। देखिए पहले की थी, ये सारी की सारी कीज़ थी, वो डॉट वैल्यूज़ प्रिंट हो गई यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पे होता है जैसे कि इन्यूमरेट फंक्शन फॉर आई इन आई कॉमा जे इन ENUMERATE इन्यूमरेट डॉट, इसमें आप DICT प्रिंट आई कॉमा जे। देखिए ये लेट मी जस्ट, ये कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए मैं आपको नया लाइन में लिख देता हूँ। देखिए एन्यूमरेट का मतलब क्या होता है कि की और वैल्यू को दोनों को ले लेगा यहाँ पे और दोनों को प्रिंट कर देगा लाइन बाय लाइन। यहाँ पे 0 1 2 0th इंडेक्स पे ये 0 वाली वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स मत कहिए, फर्स्ट ये जो वैल्यू है की है उस पर ये वैल्यू है, और सेकंड की पे ये वैल्यू है। देखिए एन्यूमरेट आप लिस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट बनाया 2 3, ये देखिए 2 3 4 5, बट इनकेस अगर आप ये यूज़ करेंगे लिस्ट के लिए तो ये इंडेक्स को प्रिंट कर देगा यहाँ पे, और इंडेक्स के साथ एसोसिएटेड वैल्यूज़ वहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। ये देखिए 0 2 फर्स्ट इंडेक्स पे 3, सेकंड इंडेक्स पे 4 और 5 पे। इनकेस अगर कभी क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन कौन सी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही है उनको फाइंड करना और उनको साथ साथ प्रिंट करना, तो आप बेसिक सा जो मेथड है इन्यूमरेट अगर आप यूज़ करते हैं तो डिक्शनरी के केस में यहाँ पे चूँकि कीज़ एग्जिस्ट कर रही थी, यहाँ पे आप ऐसे समझो कि ये की ले रहा है यहाँ पे, बट वो की उसकी इंडेक्स की वैल्यू है, वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है राइट। इसके एसोसिएटेड आप नया एक एक डिक्शनरी भी बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपने मान लो ये डिक्शनरी बनाया और आप जैसे जैसे प्रिंट हो रहा है वैसे आप चाहते हो कि डिक्शनरी में ये जो वैल्यू है वो भी असाइन हो, तो डिक्शनरी के अंदर ये जो आई है उसमें असाइन कर दो जे, और जब फाइनल आप वैल्यू प्रिंट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि DCT प्रिंट करोगे, तो सर वो डिक्शनरी के साथ एसोसिएटेड वैल्यू हो जाए। बट ये बेसिक डिफरेंस है इन्यूमरेट इन अ लिस्ट और इन्यूमरेट इन अ डिक्शनरी। यस, क्वेश्चन पूछिए। सर इन्यूमरेट में तो की वैल्यू को नहीं कर पा रहे, सिर्फ वो इसमें इंडेक्स वैल्यू एंड की को ही कर पा रहे हैं। कहाँ पे? ये इन्यूमरेट में तो की वैल्यू भी तो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, देखो कहाँ पे कह रहा हूँ ये, मतलब वेट अ मिनट, कहाँ था कीज? यहाँ पे जैसे इन्यूमरेट में सिर्फ और इंडेक्स नंबर एंड की, जो की का इंडेक्स नंबर है वो एंड की क्या है वही से प्रिंट कर रहा है। लेट मी जस्ट चेक हियर। यहाँ पे डिक्शनरी पे मैं वैल्यूज़ को असाइन करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देते हैं वैल्यू जैसे ये 8 2 9। 3 यस यस, मैं वो उसको चेंज करके चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि डिक्शनरी में ये जो वैल्यू है वो फर्स्ट में 0 1 2 ना असाइन हो के ये बड़ा वाला नंबर असाइन हो जाए। यहाँ पे जब एन्यूमरेट में प्रिंट कर रहे होंगे ना तो वो वैल्यू
0 1 2 में प्रिंट हो जाए। तो एन्यूमरेट में राइट डिस्क्रिप्शन, यस, देखिए तो पहले बार में एन्यूमरेट फंक्शन से हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को, तो प्रिंट कर रहा है ये इंडेक्स, राइट, 0 1 2। और जब डिक्शनरी में वैल्यू प्रिंट हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर i, j इन ENUMERAT एन्यूमरेट ऑफ s, तो अगर प्रिंट करते हैं i, j, तो भी राइट, ये तो वैल्यूज़ को, वेट लेट मी चेक, org, यस वही होगा जो आप कह रहे हो। फंक्शन व्हेन डीलिंग विद इटरेटेड, यस सेम है, वही जो आप कह रहे हो वही, सॉरी मुझे लग रहा है कि वो था, बट यस ये इंडेक्स फंक्शन जब भी यूज़ हो रहा है तो ये 0 1 2 ही प्रिंट कर रहा है, यहाँ भी 0 1 2, यस। तो एन्यूमरेट फंक्शन, सॉरी गाइस, एन्यूमरेट जो है वो एन्यूमरेट आपका इंडेक्स को प्रिंट कर रहा है, ना कि ये एक्चुअल कीज़ को, सॉरी माय बैड, सॉरी। यहाँ पे इनकेस अगर आपको लूप करना है कीज़ के थ्रू तो आप डॉट कीज़ मेथड यूज़ कीजिए, तो वो कीज़ की वैल्यू प्रिंट होगी। एन्यूमरेट जब भी आप यूज़ करेंगे तो वो एन्यूमरेट फंक्शन उसके इंडेक्स को लेगा, ना कि उसके कीज़ को। वही तो मैं कह रहा था कि ये सोच रहा था यहाँ पे एन्यूमरेट डिक्शनरी में डिफरेंस कैसे बिहेव कैसे कर रहा है, डिफरेंट लिस्ट में तो अलग बिहेव कर रहा है, डिक्शनरी में अलग बिहेव कर रहा है, बट यहाँ पे कोई नहीं, चलिए सॉरी, इसको रिमूव कीजिए। समझ में आ रहा है सबको? आइटम से सर दोनों प्रिंट करवा सकते क्या बोल रहे हो, क्या चीज़ प्रिंट करवाना है? और जैसे की एंड वैल्यू प्रिंट कराना होगा ना सर, तो इसमें तो इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, बट आइटम से शायद हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट को, ये मैं मैसेज देख रहा हूँ, बाकी लोगों ने कुछ मैसेज किया है। एक्चुअली मैसेज मैं देख नहीं पाता हूँ, मैं दूसरे विंडो पे होता हूँ तो मुझे दिखता नहीं है। सम सर 7:30 से अटेंड करना है हम लोग को सेशन। देखो अभी 7:30 से अटेंड करना, मैं अभी मैसेज चेक कर रहा हूँ। मैं हर सेशन में बोलता हूँ आपको कि आप सेशन में कोशिश करो बोलने का, ताकि ये जो चैट है वो मैं चेक नहीं कर पाऊँगा। तो कुछ लोग सेशन शायद लीव कर दिए हैं, नो इश्यूज़। आप लोग का सेशन साथ में दूसरा भी चल रहा होता है क्या? सर अभी 2 डेज का रोबो पैक का वेबिनार चल रहा था तो वही अटेंड करना था। अच्छा, आपको बोलना था ना पहले ही, तो मैं चेक नहीं कर पाऊँगा ना। ये 7:30 में मैसेज किया आपने, मैं अभी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि सेशन में उस दूसरे टैब पे होता हूँ तो मुझे पता नहीं चल पाता कि। तो सेशन लीव कर दिया आपने? वो सेशन ज्वाइन किया था या नहीं? करी थी सर, फिर वहां से लीव करके अभी यहीं पे क्लास कर रही थी थोड़ा देर बस ऐसे। किस किस सब्जेक्ट की क्लास था वहाँ पे? रोबोटिक्स के लिए। अच्छा, अभी आप लोग का रोबोटिक्स तो वो सिलेबस। सिर्फ 2 दिन का वर्कशॉप है, आज लास्ट तो। अच्छा, वर्कशॉप है, तो आप पहले बता दिए होते मुझे। अभी ये से सिर्फ आज लास्ट 2 दिन का। बीच सेशन में बता रहे हो तो मुझे पता नहीं चलेगा ना। आप अटेंड कर सकते हो, नो इश्यूज, यू कैन अटेंड दैट सेशन। दिस रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, यू कैन चेक थ्रू ऑनलाइन यूट्यूब। बट आपने सेशन तो आधे घंटे लेट हो गए यस आपके। सर। रोबोटिक्स अभी के टाइम में, वो तो शायद वर्कशॉप तो दिन के टाइम में होता है ना? नो इशू सर। नो सर, इवनिंग टाइम में ही है, 7:30 से सर। वो हम लोग HOD मैम है ना, वो शेयर की हुई थी ग्रुप में। आप लोग की एचओडी कौन है? आभा में? यस सर। अच्छा, चलिए अच्छी बात है।
तो सेट्स फंक्शंस इसमें बहुत सारे हैं। तो सेट और फंक्शन अपने आप में ही पूरा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत सारे एरिया कवर करता है। लेटर जब आप एक डेटा सेट बनाइएगा जिसका नाम है पांडास डेटा सेट, जो कि फेमस है डेटा सेट के ऑपरेशंस के लिए, तो उस केस में डिक्शनरी को आप यूज़ करके, और डिक्शनरी में जैसे CSV फाइल होता है ना, CSV फाइल में जैसे कॉलम होता है, रोज़ होता है, और उसके बाद आप चेक करते हैं वैल्यूज़ लूप करके कि किस रो पे कौन सा कॉलम पे कौन सा वैल्यू है। जैसे एक्सेल का डेटा शीट है, तो अगर आप ये डिक्शनरी सेम यहाँ पे जैसे मान लो कि ये ज़ीरो है वो आपका नेम है, और ये जोसेफ है उसका आपका पूरा नेम के अंदर जो डेटा है। जैसे जीरो अगर कॉलम है और जो जीरो कॉलम में जितने डेटा हैं वो अवेलेबल हैं, तो उसको पांडास डेटा में अगर आप डाल देते हो तो पूरा डेटा सेट बन जाता है। डिक्शनरी अपने आप में डेटा सेट बन जाता है। वो हम फ्यूचर में जब नंपाई और पांडास पढ़ रहे होंगे लाइब्रेरी बना के, तो देखेंगे कि कैसे एक डिक्शनरी अपने आप में जब आप इंपोर्ट करोगे तो वो पूरा CSV फाइल बन के, और जितने भी CSV के ऑपरेशन है यानी डेटा साइंस के ऑपरेशन जो हम करेंगे, थोड़ा बहुत डेमो इसका देखेंगे, तो वो सारा का सारा हम लोग इसी में कर पाएंगे, मतलब डिक्शनरी का यूज़ करके। एक्चुअली वो पांडास का यूज़ होगा, बट चूंकि पहले डिक्शनरी तो डाटा फ्रेम क्रिएट करना होता है। क्या बोले? उससे तो डाटा फ्रेम क्रिएट करना होगा ना डिक्शनरी से। यस, क्या नहीं समझे, क्या बोल रहे हो? सॉरी। वो CSV फाइल है सर, वो पहले तो उससे डिक्शनरी से पहले डाटा फ्रेम क्रिएट करते होंगे, इसके बाद फिर CSV में कन्वर्ट करते होंगे, वही ना? नहीं, CSV तो एक फाइल फॉर्मेट है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं। जस्ट वहाँ पे जैसे डेटा डालोगे ना, तो वो डेटा डिक्शनरी में जैसे डेटा है ना, यहाँ पे देखो ये डेटा अवेलेबल है, ये डेटा जैसे ये डेटा है, तो इसको आप डेटा फ्रेम में डाल के, और वहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐड वगैरह करते हैं ना, तो ये ऐडिंग मेथड इजी हो जाता है वहाँ पे डेटा साइंस के ऑपरेशन में, क्योंकि यहाँ तो 10 डेटा है हमारे पास, वहाँ पे 10 लाख डेटा होंगे, तो 10 लाख डेटा को ऑपरेट करना, फिर वहाँ पे ऑपरेशंस करना। उस केस में जैसे अभी के टाइम में अगर आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ते होगे तो हर टाइम पे लाइट के सिग्नल आते हैं और सभी प्लैनेट से सिग्नल्स आते रहते हैं, तो उन सिग्नल को टाइम टू टाइम ऑपरेट करना कि किस सिग्नल पे किस किस तरह के जो डिफरेंसेस हैं, जो इन्फ्रेंसेस हैं वो हो रहे हैं, अकर हो रहे हैं, तो उसको रियल टाइम में ऑपरेट करना, तो वो डेटा साइंस का काम है। और उतना सारा जो डेटा होगा, उस डेटा पे किस किस जगह पे किस किस ऑपरेशन वैल्यू कैसे डेविएट हो रही है, कैसे चेंज हो रहा है, कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है डेटा का, वो डेटा साइंस के लाइब्रेरीज हैं, उनसे पता चलेगा। और वहाँ पे अगर आपको चेंज करना है, चेक करना है, तो ऑल दोज ऑपरेशंस आर easy manipulated there, that's why we use those methods there। क्या पूछना चाह रहे हो, यही? देखिए एक मिनट, सिलेबस आपका कितना बचा हुआ है अभी के टाइम तक? तो डिक्शनरी ख़त्म होने के बाद हम लोग चेक कर रहे होंगे फंक्शन बनाने के बाद आपका फंक्शन बनाने के बाद टप्पल भी तो बाकी है सर। क्या बचा हुआ है? नहीं हो गया सर। नहीं, वो सब कर लिया हमने, टपल लिस्ट उसके पहले जितने थे हमने कर लिए हैं अभी तक। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो फंक्शन होगा, और फंक्शन पढ़ने के बाद मॉड्यूल्स आ जाएंगे आई थिंक। यस, उसके बाद आपके पाइथन के ऊप्स कॉन्सेप्ट आएंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, क्लासेस बनाना, डिज़ाइन करना सीखेंगे। उसके बाद प्रोग्राम्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एंड वन फाइनल प्रोजेक्ट एंड देन द फाइनल थिंग। यस, तो लगभग आधे के लमसम हमने कर लिया है सिलेबस कंप्लीट, जहाँ पे सेट्स, उसके बाद एक्चुअली बेसिक्स जितने हैं वो कवर हो जाते हैं, तो आधे कवर हो जाते हैं। इसमें बस एक फाइनल बचा हुआ है जिसका नाम है फंक्शंस, और आधे पार्ट में बचता है आपका ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो। और जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और बेसिक्स जितने हम लोग देखते आए हैं अभी तक वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे पास फाइनल जो बचता है वो
प्रोग्राम का प्रैक्टिस बचता है, और फिर जस्ट ये प्रोग्राम का प्रैक्टिस ही है जो फाइनली आपको मास्टर करवाएगा पाइथन में। चलिए, किसी को कोई डाउट अभी तक के सेशन में? कोई प्रोग्राम रन किया उसमें कोई, लेट मी चेक कि एक तो था रिवर्स स्ट्रिंग, वो हो ही गया आपका। फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपने रन किया? कोई बताएगा फैक्टोरियल का प्रोग्राम किसी ने रन किया है तो किस तरह से किया? प्लीज़ आप यस सर। हाँ सर। आप लोग बताइए। अब मैं अपना स्क्रीन जो है स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, एंड यू गाइज एक्सप्लेन इफ सम ऑफ यू हैव डन। अच्छा, ये पहले मैं स्टॉप शेयरिंग से पहले ये बता दूं कि किसी को कहीं कोई डाउट कि सेट में क्या है, डिक्शनरी क्या है, मैं आपको नोटबुक शेयर कर दूंगा। आप क्या करना कि सारे के सारे फंक्शंस मेथड को रन करके देखना अपने एंड पे, और चेक करके बताना कि कहाँ पे क्या इशू है। इशू तो नहीं आएगा क्योंकि सब प्रोग्राम रन कर रहे हैं, बट इन केस आपको कभी भी कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ लेना कि सर यहाँ पे क्या, क्यों, कैसे होगा। मैं प्रोग्राम कुछ दूंगा सेट और डिक्शनरी पे, उसको भी आपको करना है, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। और चलिए, मैं अपना स्क्रीन जो है अभी स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। चलिए, आप समवन कैन प्लीज एक्सप्लेन हु हैज़ डन फैक्टोरियल प्रोग्राम, देन शो। यूजर से पहले एक नंबर ले लेंगे जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, उसको फिर इंट में टाइप कास्टिंग कर देंगे, और इनिशियल दौर पर हम ये चेक कर लेंगे कि नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव, और पॉजिटिव हुआ तो एक लूप लगा देंगे, और उसमें 0 से बड़ा हो जब तक वो नंबर, तब तक वो फैक्ट इंटू नम कर दे। यहाँ पर फैक्ट का वैल्यू, फैक्टोरियल का वैल्यू चूँकि 1 ले लिए, इनिशियलाइज कर दिया है, तो फैक्ट इंटू नम, तो जैसे कि 5 लिए हैं तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। फिर जो वो नंबर वो 5 है उसको डिक्रीज कर देंगे 1 से, तो वो 4 हो जाएगा। तो फिर चेक करेगा वो कि 4 0 से बड़ा है, तो बोलेगा हाँ, तो ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि यहाँ 5 था तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, तो 20 हो गया। तो फिर नम हो जाएगा 3, एक कम हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर कंडीशन मेरा ट्रू हो रहा है, देन यहाँ पर ट्रू हो रहा है कंडीशन, तो देन यहाँ पर 20 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल का वैल्यू पहले 20 था, अभी 3 हो गया है। देन फिर इसी प्रकार से 1 तक जाएगा, तो 120 प्राप्त होगा। देन जब 0 हो जाएगा वैल्यू 1 - 1 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। यदि अगर नंबर कोई निगेटिव हुआ या फिर डेसिमल में रहा, तो फिर वो ये प्रिंट कर देगा, प्लीज इंटर द पॉजिटिव नेचुरल नंबर। चलिए, सही सही एक्सप्लेनेशन है, सबको समझ में आया? सुमित, आयुष, वैभव, वरुण, राधा, यश, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। देखिए, इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बना के उसमें 1 इनिशियलाइज किया है, और इनिशियलाइज करने पे चेक किया है कि जो यूज़र इनपुट दे रहा है वैल्यू, वो वैल्यू क्या पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, और एल्स हमारा प्रोग्राम एक मैसेज थ्रो करेगा जिसका नाम होगा प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अब इनकेस जब हमारा प्रोग्राम पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव नंबर उसमें इंटर किया गया है, तो नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया है कि चेक किया है कि जब तक एक जो हमारा नंबर है, फॉर एग्जांपल 5 इन्होंने इनपुट किया, तो वो नंबर ग्रेटर देन 0 है, तब तक एक ऑपरेशन करो कि मेरा ये जो 5 नंबर है उसके साथ जो फैक्ट का जो नंबर इनिशियलाइज है, यानी फैक्ट में पहला नंबर 1 इनिशियलाइज है, तो उनसे इन्होंने 5 को मल्टीप्लाई किया और फैक्ट में स्टोर कर दिया। यानी फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट स्टार नम का मतलब हुआ कि फैक्ट में 5 को मल्टीप्लाई किया, यानी नम की जो वैल्यू है इनिशियली, और अब जो नम की वैल्यू है इन्होंने उसी सिमिलर स्टेप में, यानी जब पहली बार वाइल की लूप रन हो रही होगी तब क्या किया है कि ये कंडीशन में एक नम माइनस करके अब जो नम की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप पे, और उसके बाद जब आप रन कीजिएगा तो फैक्ट में 5 ऑलरेडी स्टोर्ड है 5,
और उसके बाद जब ये वैल्यू नम की आएगी तो वो नम 4 हो जाएगी, तो 5 इंटू 4 20, फिर सिमिलरली 3, फिर 2 और फिर 1। लेकिन 1 तक ये सारा का सारा कंडीशन रन करेगा सेम। लेकिन अब चूंकि नम की ये जो वैल्यू है अब 1 है फाइनली, अब 5 में 5 4 3 2 1, 1 तक तो वैल्यू सेम आएगी ये, यानी वाइल नम ग्रेटर देन 0 की कंडीशन ट्रू आएगी। बट चूंकि 1 के साथ जब माइनस करोगे नम -1 जो कि नम में स्टोर्ड वैल्यू है, तो अब नम की वैल्यू जो है वो 0 आएगी, यानी वाइल नम ग्रेटर देन 0 ये जो कंडीशन है वो फॉल्स आ जाएगी स्टेटमेंट। तो अब क्या होगा कि अब हमारा जो फाइनल फैक्ट में स्टोर्ड वैल्यू है यानी वाइल लूप एग्जिट कर देगा और फाइनल जो फैक्ट की वैल्यू है वो प्रिंट कर हो जाएगी, यानी जो भी नंबर आपने दिया है फैक्टोरियल का वो प्रिंट हो जाएगा। राइट, ऐसे ही किया है ना, समझ में आया? यस सर। चलिए, दूसरा प्रोग्राम था चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। यस सर। चलिए इसको एक्सप्लेन कीजिए। यूजर से एक इनपुट ले लेंगे नंबर, उसको फिर इंट में टाइप कास्टिंग कर देंगे। देन शुरू में एक कंडीशन लगाएंगे, मतलब लूप्स फॉर आई इन रेंज 1, num+1। num+1 इसलिए किया है कि अगर नंबर हम 5 लिए हैं तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो नंबर है ना 1 से लेके 5 तक कितनी बार डिवीजन हो रहा है। अगर हम 5 ले रहे हैं, 5 को चेक कर पा रहे हैं, तो उसको हम 1 से 5 तक डिवीजन करेंगे। जैसे 5 डिवीजन -1, तो यहाँ पर वो पूरा 0 के बराबर हो जा रहा है, तो हम काउंट कर देंगे। चूंकि इनिशियल काउंट हम 0 ले रखे हैं और वो 1 से डिवीजन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, मतलब इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ काउंट का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर 2 से चेक करेंगे, तो 2 5 मॉडुलस 2, तो ये डिवीजन नहीं है, तो फिर ये काउंट को इंक्रीज नहीं करेगा, 1 ही रह जाएगा। इसके बाद 3 4, तो 3 4 में भी ये मॉडुलस काम नहीं करेगा, देन ये कंडीशन 1 तक ही रह जाएगा, मतलब काउंट का वैल्यू 1 ही रह जाएगा। फिर से 5 आ जाएगा जब, तो 5 चूंकि 5 से डिवीजन है तो वो 0 हो जाएगा, तो ये मतलब कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा। तो फिर ये 1 से इंक्रीज कर देगा, देन काउंट का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो और काउंट 2 के बराबर हो जाएगा तो ये प्राइम हो जाएगा, अदरवाइज नॉट प्राइम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम एक लेते हैं 4, तो फिर 4 1 से करें तो फिर हो गया वो कंडीशन ट्रू हो गया, तो देन काउंट हो जाएगा 1। देन फिर 2 से डिवीजन की मॉडुलस किए तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो देन ये फिर हो जाएगा, मतलब काउंट का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। 3 से नहीं हो पाएगा डिवीजन, देन फिर 4 से हो जाएगा डिवीजन। तो 4 से जब हो जाएगा डिवीजन तो फिर वो इनिशियलाइज करके काउंट का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो जब 3 हो जाएगा तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, तो देन वो बता देगा नॉट प्राइम। यहाँ पर ओके, चलिए, मुझे लग रहा है प्राइम नंबर का बेसिक कंडीशन क्या होता है? ये प्रोग्राम आपका रन कर रहा है जैसे यस सर। जैसे 93 टाइप करो आप, "93 इज नॉट अ प्राइम", यस फाइन। चलिए, प्रोग्राम आपका रन कर रहा है, बट देखिए एक प्रोग्राम को रन करने के लिए अपने अपने तरीके हो सकते हैं, आपने अलग तरीका यूज़ किया। इसको थोड़ा सा नंबर ऑफ़ लूप जो है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे जो बेसिक प्रोग्राम है हमारा, जो बेसिक कंडीशन है प्राइम नंबर का वो 2 से है, राइट। और हमें चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल है 1 और द नंबर बाय हिमसेल्फ। फॉर एग्जांपल कि अगर 7 है तो 7 1 से डिविजिबल है या फिर 7 से डिविजिबल है। अगर ऐसा कंडीशन वेरीफाई है तो वो नंबर प्राइम है, और एल्स दैट नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो क्यों ना इसी अप्रोच को लेके चलते हैं, राइट। ये अप्रोच से इसे थोड़ा सा इजी हो जाएगा अप्रोच हमारा, ताकि
ओके यस सर। तो ये वाला अप्रोच, लेट मी जस्ट शेयर इट माई स्क्रीन सो दैट आई कैन शो यू दिस फाइनल थिंग। मेरा स्क्रीन विजिबल है? देखो, आपने सेम एकदम अच्छा किया, आपने ये प्रोग्राम को रन किया है, गुड एक्सप्लेनेशन एज वेल। बट थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में ये है कि जब प्रोग्राम आप रन कर रहे हो ना, तो आपका जो फ्लो है वो आपके कंडीशंस को मैच करती रहे। ऐसा नहीं कि एक कंडीशन अलग किया है मैच, वन से लेके फाइनल लूप किया वो, और फिर आपने 2 का कंडीशन अलग लगाया है। तो क्यों ना ऐसा एक बेसिक सा जनरल कंडीशन डिफाइन किया जाए जो प्राइम नंबर का जो बेसिक कंडीशन है उसको फॉलो करता जाए। तो क्यों ना एक यूज़र से नंबर ले लेते हैं। यूज़र ने नम किया, फॉर एग्जाम्पल यूज़र क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, नम लिखते हैं, इंट टाइप करके उससे इनपुट ले लेते हैं, राइट। एंटर योर नम, राइट। अब हमें चेक करना है कि लूप करना है फॉर आई इन रेंज ऑफ 2 कॉमा। अब ये बताओ कि सबसे मिनिमम जो प्राइम नंबर है वो तो 2 होगा, और फाइनल जो वैल्यू होगी कोई भी नंबर डिविजिबल किसी के, जैसे मान लो कि आपके पास, मेरे पास कॉपी पेन होता तो इजी अच्छे से बता पाता आपको। जैसे 2 है, जैसे मान लो कि आपने 16 नंबर लिया, राइट। तो आपको ये चेक करना 1 से लेके फिर डॉट 2 चेक किया, फिर 3 किया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे डॉट 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 आपने 16 तक ये लूप को रन करके चेक किया। क्या ये इतना ज़्यादा रन करके चेक करना ज़रूरी था? आपको कोई भी नंबर को प्राइम नहीं डिफाइन करने के लिए, आइंस्टीन ने कहा है ना एक स्टेटमेंट जिसमें किसी भी प्रोग्राम को सही साबित करने के लिए आपको हज़ारों तरीके देने पड़ सकते हैं, लेकिन गलत साबित करने के लिए एक ही तरीका काफ़ी है। तो क्यों ना अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसको गलत साबित करने के लिए ऐसा एक ही तरीका दे दें ताकि वो नंबर प्राइम हो जाए। यानी कि जब 16 है तो 16 से डिविजिबल होने के लिए ये जो कंडीशन होगी वो क्या है, यानी कि या तो 2 से शुरू हो नंबर, और वो 16 को डिवाइड करने वाला 16 से छोटा कौन सा नंबर हो सकता है मैक्सिमम। तो वो तो 16 को, जैसे फॉर एग्जांपल 16 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो वो 8 आएगा, यानी जो सबसे क्लोजेस्ट नंबर होगा वो 8 ही है मैक्सिमम जो कि 16 को डिवाइड कर सकता है। तो क्यों ना हम इस लूप को रन करें 2 से लेके, और ये जो नंबर दिया जाएगा उसका इंटीजर वैल्यू, राइट। और जब हमारे पास ये नंबर आ जाएगी, फॉर एग्जांपल 2 आया, तो हमें कंडीशन चेक करना है कि इफ़ आई, अब ये जो नंबर है फॉर एग्जांपल कि हमने नम इनपुट किया है, तो नम मॉडलो आई इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाता है। जैसे हमें चेक क्या करना है कि ये नंबर हमारा, ये जो भी नंबर हमने इनपुट किया है क्या वो आई से डिविजिबल है, राइट। बेसिक, let me just देखिए ये प्रोग्राम रन कर रहा है, राइट। 88 नॉट अ प्राइम, 87 प्राइम नहीं है, राइट। 67 प्राइम नंबर है, और कोई प्राइम नंबर जैसे 5 है प्राइम नंबर, तो वो चेक कर लेते हैं। 7 भी प्राइम नंबर है, तो भी प्राइम नंबर। देखिए ये प्रोग्राम रन कर गया,
राइट। तो एक तो अप्रोच आपका ये हो सकता है, मैं एक आपके जस्ट जो कंडीशन दिए हुए थे उसको रिवर्स कंडीशन में ले लिया हूँ। जैसे कि कोई भी नंबर को प्राइम साबित करने के लिए तो आपको पूरा नंबर को लूप करके चेक करना पड़ेगा कि क्या वो नंबर प्राइम है। तो उसके लिए आप क्या करो कि उस नंबर को 1 से लेके और फाइनल डिवीज़न तक चेक करो। और उस चेक कंडीशन में ये भी चेक करना है कि उसका वो जो 1 है नंबर और वो जो फाइनल नंबर है, फॉर एग्जांपल कि 16 है, तो 1 से लेके 15 तक में आपको 2 से लेके 15 तक डिविजिबिलिटी आपके प्रोग्राम में चेक हो रही है कि आपका ये जो प्रोग्राम है वो 2 से डिविजिबल है, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते आपका ये जो 15 तक आप चेक कर रहे हो। और चेक करने के बाद आप डिसाइड करो कि अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, और उसके बाद आपने अलग से एक 2 के लिए स्पेशल कंडीशन डाल दिया है। जैसे मैं यहाँ पे 2 के लिए डाल देता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये सारी कंडीशन वेरीफाई हो कि ये 2 भी, ये जो नंबर है वो भी प्राइम यहाँ पे दे रहा है नंबर। तो rather than just checking the condition by running in the entire loop starting from 1 to the final number plus 1, ये जो स्टेटमेंट था ना इनका, किसी को गलत साबित करने के लिए एक ही चीज़ काफ़ी है, और सही साबित करने के लिए तो आपको बहुत सारे कंडीशंस चेक करने पड़ेंगे। इवन आफ्टर चेकिंग ऑल दोज कंडीशन यू माइट एंड अप गेटिंग अ फॉल्स आउटपुट। सो व्हाई नॉट चेक फॉर लाइक इफ अ नंबर इज़ अ प्राइम और नॉट। तो इस केस में हमें क्या करना है कि कोई भी नंबर प्राइम होने का तरीका क्या होता है कि वो नंबर डिविजिबल है, और वो डिवाइड होने की जो डिविजिबिलिटी है वो तो, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक नंबर 6 लिया है तो 6 को मैक्सिमम कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है 6 और 6 के अलावा, तो उसको तो 0, 1, 2, 3, क्योंकि 4 तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 4 6 से डिविजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर जो 6 को डिवाइड कर सकता है वो 6 डिवाइजिबल बाई 2 जो आउटपुट होगी वही, यानी 6 को डिवाइड करने वाला नंबर 3 या फिर उससे तो छोटा ही होगा, यानी 3, 2 या 1 ही होगा। जैसे 8 है तो 8 को मैक्सिमम डिवाइड करने वाला नंबर क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7 में से तो होगा नहीं। तो 5, 6, 7 तक लूप को रन करने की ज़रूरत नहीं। तो हमने क्या किया कि 2 से लेके और मैक्सिमम नंबर जो डिवाइड होगा, यानी नम डबल मॉडलो 2 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल इंटीजर आउटपुट देती है, इसीलिए डबल चेक किया। और उसके बाद चेक करने के बाद ये चेक किया कि क्या ये जो नंबर डिविजिबल है, अगर कोई नंबर डिवाइड कर देती है उसको, तो हमारे पास ये जो फ्लैग वेरिएबल है उसमें 1 इनिशियलाइज कर देते हैं। यानी अब ये जो हमारा है वो नंबर डिविजिबल है, यानी पूरे लूप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो वो नंबर डिविजिबल है। अगर वो नंबर डिविजिबल है तो ये फ्लैग है, ये फ्लैग को 1 असाइन कर दो। इसका मतलब है कि नंबर डिविजिबल है, कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है। और फाइनली आप ये कंडीशन चेक कर लो कि इफ़ द फ्लैग इज इक्वल टू नंबर 1, यानी कि फ्लैग 1 तभी इनिशियलाइज हुआ है जब किसी न किसी से वो डिविजिबल है। और डिविजिबल कब से कब तक है, यानी 1 और उसका जो फाइनल नंबर है वो तो डिवाइड कर ही देगा। यानी फॉर एग्जांपल 16 है तो 16 1 और 16 से तो डिविजिबल है ही, तो हम वो कंडीशन को यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं करते हैं। आप कहोगे कि सर 1 और 16 से डिविजिबल भी होगा तो भी तो ये फ्लैग इनिशियलाइज हो जाएगा, जस्ट राइट। बट हमने उसको क्या होगा कि अगर हम वो नंबर इंक्लूड ही ना करें यहाँ पे, तो वो इंक्लूड ही नहीं किया। और इंक्लूड नहीं करने के बाद ये जो फाइनल चेक कर लिया है कि फ्लैग इज इक्वल टू 1 विच मीन्स अ नंबर, दैट नंबर इज डिविजिबल, एंड बाय दैट डेफिनेशन दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम और एल्स दैट नंबर इज अ प्राइम। राइट, समझ में आया सबको? सर यस, पूछिए। फ्लैग इक्वल टू, जब कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो फ्लैग इक्वल टू 1 है, तो उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? जब कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, फ्लैग इक्वल टू 1 हो जा रहा है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इफ नंबर डज बिल्कुल इक्वल यूज़ टू कर सकते हैं, 0 फ्लैग बिल्कुल इक्वल टू 1, बिल्कुल तो फ्लैग बिल्कुल 1 के बाद बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोग्राम और फास्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज। प्लस में फ्लैग इक्वल टू 0 का कोई मीनिंग तो यहाँ नहीं होगा सर। नहीं है ना, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ना 1। और एल्स वाला कंडीशन में क्या होगा, फ्लैग में आपने 0 इनिशियलाइज कर दिया ताकि चेक हो जाए कि एल्स वाला कंडीशन में क्या है, फ्लैग में कुछ तो वैल्यू हो जाए। यहाँ पे फ्लैग में 1 इनिशियलाइज होने का मतलब है कि फ्लैग में 1 तो है, लेकिन दूसरा वैल्यू क्या है जिसपे वो एल्स वाला कंडीशन रन होगा। एल्स यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, एल्स यहाँ पे आपको ये देखो फ्लैग में 0 इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। और फिर ये ब्रेक वाला कंडीशन को यहाँ से हटा के आपको यहाँ पे करना पड़ेगा।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे, बट ये जो आउटपुट है वो सेम ही आउटपुट देगा। देखो यहाँ पे देखो सेम कंडीशन रन करेगा यहाँ पे देखो, बट ये थोड़ा सा एरर आ जाएगा यहाँ पे। यस सर। ये इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। यहाँ तक फाइन है, ठीक है। इसी कंडीशन पे फॉलो कीजिए।